नमस्कार, दगड़ी न्यूज़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं महिपाल सिंह रावत। दगड़ी न्यूज़ की खास पेशकश दिखना ज़रूरी में आपका स्वागत है। दिखना ज़रूरी में हम आपको ऐसी राजनीतिक हस्ती से रूबरू कराते हैं जिनका सरोकार आपसे, हमसे और हमारे समाज से होता है। और आज हमारे संग ऐसी राजनीतिक हस्ती अल्मोड़ा से मौजूद है जो कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं और पूर्व में कांग्रेस सरकार में राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। हम बात कर रहे हैं बिट्टू कर्नाटक जी। बिट्टू कर्नाटक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बिट्टू जी, कोविड-19 चल रहा है, आप पहले युवाओं को क्या सलाह देना चाहेंगे? विशेष तौर पे आज क्योंकि कोविड के समय में हम सब लोगों को वर्तमान स्थिति को देखते हुए एक तो सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करना होगा। अधिक से अधिक हमारे लोग जहाँ जब भी बाहर जा रहे हैं तब मास्क का उपयोग करें और सामूहिक स्थान पर जहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि अधिकतर बाजार आदि क्षेत्रों में जहाँ भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र हैं, जब ज़रूरत हो तभी जाने कि अगर बहुत आवश्यकता है तब जाएं और जब भी घर से बाहर निकलें मास्क का उपयोग अवश्य करें। बिट्टू जी, आप इतने बड़े खुद नेता है, कांग्रेस के इतनी बड़ी पार्टी है, तो आपने अभी तक आपकी तरफ से क्या मदद की जा रही है जो लोग निर्बल हैं और जिनको ज़रूरत है, दैनिक जो रोज़मर्रा चलाने में असमर्थ हैं, उनको आपके की तरफ से क्या मदद की जा रही है अभी तक? देखिए, मेरा मानना है कोविड से पहले जी, जब भारत में इसके केसेस नहीं आए थे जी, हम तब से लगातार इस पर काम कर रहे हैं। जी, मुझे याद है 17 जनवरी को मैंने पहला ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजा था और लॉकडाउन अवधि से पहले जी, जब लोगों को इस उत्तराखंड में ये पता नहीं था कि कोविड आने वाला है, जी, हम तब से लोगों के बीच में जाकर अवेयरनेस के प्रोग्राम चला रहे हैं। जी, हमने व्यक्तिगत स्तर पर जी, अभी तक 1,47,000 से अधिक मास्क बांट दिए। हमने ज़रूरतमंदों को 6600 परिवारों को मदद राशन के तौर पे दे दी है। जी, हमने लगभग 40,000 से अधिक सैनिटाइजर की शीशियाँ और 40-45,000 से अधिक ग्लव्स, जो सर्जिकल ग्लव्स हैं, वो लोगों तक पहुंचा दिए हैं। हमारा प्रयास ये है, आज भी हम गांव-गांव में जहां जा रहे हैं मास्क भी दे रहे हैं और भारत सरकार के आयुष मंत्रालय की जो गाइडलाइन है उसके आधार पर क्या लोगों को आज करना है, क्या क्या पीना है, क्या खाना है, क्या आज हमारी ज़रूरतें होनी चाहिए, किस तरीके से हमारा अब आज का वर्तमान, क्योंकि ये कोरोना काल है, अब आने वाले समय में किसी भी वायरस की उत्पत्ति के बाद हम उसे ख़त्म नहीं कर सकते, हम उसकी गति को कम कर सकते हैं। वैक्सीन के बाद हम रोकथाम की कोशिश अवश्य कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है उस वायरस को, हम जुकाम के वायरस को ख़त्म नहीं कर पाए, हम वायरल बुखार के वायरस को ख़त्म नहीं कर पाए, कई ऐसे वायरस जो आए वो अभी तक ख़त्म नहीं हुए हैं। तो मेरा मानना है अब ये कोरोना हमारी जीवन का अंग बन गया है, तो हम इसे कैसे इसके साथ अपनी इससे लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएं। हम क्या पिएं, किस तरीके से तुलसी, अदरक, काली मिर्च का काढ़ा पिएं, किस तरीके से हल्दी का दूध पिएं। अब हमने अगले चरण में मास्क के साथ साथ हम अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत हमने पर्चे छाप रखे हैं। भारत सरकार की आयुष मंत्रालय की जो गाइडलाइन है उन्हीं को हम जन जन तक अपने, क्योंकि ये पर्वतीय राज्य है, हमारे पहाड़ों में अभी बहुत बड़ी तादाद पे कोरोना ने अपनी दस्तक नहीं दी है। और आज जहाँ कुछ लोग हमारे जब पर्वतीय अंचलों के लोग बाहर थे, जो बाहर अपना रोजगार कर रहे थे, अब वो अपने घरों में वापस आ रहे हैं। जी, पलायन हमेशा से उत्तराखंड के लिए एक बड़ी समस्या उभरी है और एक सरकार भी अभी डबल इंजन की सरकार है। जब उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार थी तभी कहते थे कि पलायन नहीं रुक पा रही है, लेकिन अब वर्तमान में 3 साल हो गए हैं अभी भाजपा सरकार को, डबल इंजन की सरकार है, लेकिन पलायन की गति अब बढ़ते जा रही है। और अभी कोविड-19 से जो लोग बाहर से भी गाँव में आए हैं उनके लिए क्या कहेंगे, क्या लघु उद्योग को खोल सकते हैं और कौन कौन से वो रोजगार अपना सकते हैं? देखिए, पलायन इस पर्वतीय राज्य का, जब हमने राज्य आंदोलनकारी के रूप में इस पर्वतीय राज्य की लड़ाई लड़ी थी, मुझे याद है हमारा नारा होता था कि पहाड़ के काम न यहाँ की जवानी आ रही है, न पानी आ रहा है। हम कहते थे हमें नशा नहीं, रोजगार दो। जी, इस मुद्दे को लेकर हम लड़ाई लड़ी थी, लेकिन आज मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हम उस लड़ाई में लड़ने में हम लोगों ने अपने प्राणों की शहादत दी, अपने जान हथेली पर रख के आंदोलन किया, लेकिन आज राज्य बनने के 20 सालों के बाद भी
हम मूल सिद्धांतों से भटक गए। ये पर्वतीय राज्य उत्तराखंड है, मैं हमेशा से कहता आ रहा हूं, ये पहाड़ का राज्य है। हमें मैदानी क्षेत्र इसमें नहीं चाहिए थे जी। उत्तर प्रदेश से हमारी कोई लड़ाई नहीं थी। उत्तर प्रदेश में पहाड़ के क्षेत्रों का विकास रुक गया था, पलायन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था, और राज्य बनने के बाद और बड़ा है। दुर्भाग्य की बात है, सरकारें आई गई, केवल एक 3 साल का पैच जो हरीश रावत जी को मिला था 2.5-3 साल में, उन्होंने 2-2.5-3 साल का जो कार्यकाल था उसमें कुछ बहुत अच्छे काम किए, बहुत अच्छे। चाहे वो मेरे वृक्ष मेरा धन हो, चाहे होम स्टे योजना हो, वो रोक रहे थे। पलायन कैसे रोकेगा उसके लिए कुछ काम कर रहे थे, लेकिन जनता को कुछ और मंजूर था। डबल इंजन की सरकार, हमें बहुत उम्मीद थी जब लगा कि मोदी जी ने आके कहा कि यहाँ की पानी और यहाँ के जवानी का सही सदुपयोग होगा, तो हमें लगा साहब अब रामराज आ गया है। अब निश्चित तौर पे इस भारत का नहीं, इस उत्तराखंड राज्य का भी पूरा युवा सही दिशा में आ जाएगा। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मुझे फिर से ये कहना पड़ रहा है कि यहाँ के ना युवाओं की सोच आज को सुध ले रहा है, और जिसे रिवर्स पलायन कह रहे हैं जी। अरे भैया, ये तो हमारे बच्चे हैं, आज वो वापस घर आ रहे हैं, उनको केवल बैंकों के चक्कर लगा के कई लोग आत्महत्या कर चुके हैं। बिल्कुल। कई लोग आज मानसिक रूप से इतने प्रताड़ित हो चुके हैं कि आज वो अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। बहुत बुरी स्थिति है। सरकारों को अपने जनमानस की सोचनी चाहिए। सरकारें आती हैं, जाती हैं, सत्ता किसी के साथ हमेशा चिपकी नहीं रही। कल कांग्रेस थी, आज भाजपा है। मैं इस कोविड के दौर पे, कोरोना काल में ये कहना चाहता हूं, चाहे प्रधानमंत्री जी हों, चाहे मुख्यमंत्री जी हों, सरकार यदि कोई अच्छा काम करेगी, हम उनके साथ हैं। विपक्ष के रूप में कांग्रेस कभी भी इस कोविड काल में राजनीति नहीं कर रही है। केवल यहाँ के युवाओं को रोजगार चाहिए। आज सब हमारे जो कमाऊ पूत थे, आज वो बोझ बन गए अपने परिवार पे, जो बाहर जाकर कहीं होटल्स में अलग अलग जगह पे काम कर रहे थे और वो अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे थे। आज वो बेरोजगारी के कगार पे हैं, उनके पास अब पैसा नहीं है, खाने को राशन नहीं है, और हम आज रिवर्स पलायन की बात कर रहे हैं, लोगों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं। मेरा मानना है तत्काल सिंगल विंडो सिस्टम के तहत सरकार काम करे और बैंकों को स्पष्ट दिशा निर्देश दे कि बैंकों के चक्कर लगा लगा के जो युवाओं के आज जो मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं और आत्महत्या करने के कगार पे हैं, 10 लाख के फाइनेंस में 16 लाख की गारंटी कहां से देगा गरीब? बिल्कुल। जिले में अब तक 3 दर्जन से अधिक यानी 36 से अधिक लोगों ने सुसाइड कर लिया है। क्या कहना चाहेंगे ऐसे युवाओं को, क्योंकि अभी बेरोजगार हैं वो और रोजगार भी छिन चुका है किसी कारणवश, कोविड-19 के कारण पहाड़ लौटे हैं और अभी रोजगार नहीं है। क्या देखिए, मैं अपने युवाओं से कहता हूं, युद्ध भूमि में वही लड़ेगा जो रथ होगा रण के बीच। युद्ध भूमि में वही लड़ेगा जो रथ होगा रण के बीच। वह रण का भागी ही क्या हो जो मांगे जीवन की भीख। अरे भैया, आत्महत्या सबसे बड़ा अपराध है, क्योंकि युवा देश का भविष्य कहा जाता है और आप देश की बुनियाद हैं। बिल्कुल। युवा हमारे देश की बुनियाद का वो पत्थर है जो आने वाले समय में इस देश को सही दिशा देगा। बिल्कुल। इसलिए आत्महत्या जैसा जघन्य अपराध करने की आवश्यकता नहीं है। खड़े होइए, संघर्ष करिए। आपने और आपके बड़े भाइयों ने उत्तराखंड राज्य बनवाया है, आपने और आपके परिजनों ने इस राज्य की सरकारों को बनाया है, तो आज खड़े होने की आवश्यकता है, अपने अधिकार को मांगने की आवश्यकता है। खड़े होकर हम आपके साथ हैं। यदि किसी भी युवा के साथ कोई गलत काम किया जाएगा, हम उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करेंगे। लेकिन मैं केवल आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करना चाहता हूं, आज समय आ गया है कि अपने युवाओं की ओर देखिए। आप 20 लाख करोड़ के पैकेज की बात कर रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं कुछ युवाओं के लिए रखिए। इस 20 लाख करोड़ के पैकेज में युवाओं को आप क्या देना चाह रहे हैं, किस दिशा में ले जाना चाह रहे हैं, उसको भी स्पष्ट करिए। और छात्रों और युवाओं को यदि आप नहीं देखेंगे तो फिर कहीं ना कहीं ये भटकाव के मार्ग में आएंगे, और भटकाव का मार्ग इस देश के लिए, इस प्रदेश के लिए अच्छा नहीं होगा। हर प्रदेश चुनाव में बिट्टू कर्नाटक अल्मोड़ा से विधानसभा चुनाव में प्रबल दावेदार रहते हैं कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर। 2022 का चुनाव भी आने वाला है, क्या कहेंगे इस बार? देखिए, हम पार्टी के सिपाही हैं जी। पार्टी ने जैसा भी आदेश दिया हमने काम किया। आज हम लगातार अपने जनता के बीच में जा रहे हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं, और आगे भी पार्टी जैसा आदेश करेगी। मैं पार्टी का एक छोटा कार्यकर्ता हूं, हम तो दरी बिछाने वाले कार्यकर्ता हैं। जब भी पार्टी ने जिस प्रकार का आदेश दिया,
हमने बहुत ही तन्मयता से, ईमानदारी से काम किया है। आगे भी पार्टी के झंडे को जन जन तक ले जाने का काम हमारी जिम्मेदारी भी है, नैतिक जिम्मेदारी भी है, और मैं उसी तरीके से आज काम करने का प्रयास कर रहा हूँ। और हमारे शीर्ष नेतृत्व जो भी मुझे मार्गदर्शन देगा, मैं उसे करने के लिए तत्पर हूँ। क्योंकि आप जो भी सामाजिक कार्य करते हैं, हरीश रावत जी ने भी ट्विटर के माध्यम से आपके कार्यों की सराहना की थी। अगर हो ना हो, खुदा न खास्ता हो, टिकट नहीं मिलता है, क्या बिट्टू कर्नाटक जी निर्दलीय लड़ने का सोच रहे हैं? क्योंकि जनता की चाहत है बिट्टू कर्नाटक आज के दिनांक में, क्योंकि हमेशा आप जनहितैषी मुद्दों को लेकर उनके साथ रहते हैं, उनके पीछे कदम से कदम मिला के रहते हैं। क्या कहना है इस पर आपका? देखिए, हरीश रावत जी हमारे नेता हैं जी, और वो इस उत्तराखंड की आम जनता की आवाज़ है। बिल्कुल। और हरीश रावत जी ने ही हम लोगों को, युवाओं को कांग्रेस से में जोड़ने का काम किया था जब हम छात्र राजनीति में रहते थे। और तब से लेकर हरीश रावत जी हमारे मार्गदर्शक के रूप में, हमारे अभिभावक के रूप में। और जहाँ तक मेरा मानना है कि जैसा मार्गदर्शन आदरणीय हरीश रावत जी का मिलेगा, हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का मिलेगा, हमारे पार्टी के वरिष्ठ जनों का मिलेगा, मैं बहुत ही ईमानदारी से उस मार्गदर्शन में काम करने के लिए तत्पर हूँ। निश्चित तौर पे हर व्यक्ति जब सामाजिक जीवन में आता है तो उसकी कहीं ना कहीं उसके साथियों की उसकी चाह होती है। और आज मैं अपने जनता के बीच में विगत 3-4 सालों से लगातार घूम रहा हूँ। जब मुझे जिम्मेदारी दी गई पार्टी द्वारा, तब भी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में भी, प्रदेश में प्रवक्ता के रूप में भी, फिर मुझे टैक्सेशन जैसा महत्वपूर्ण विभाग हरीश रावत जी के द्वारा दिया गया, उस पर भी हमने राज्य मंत्री के रूप में काम किया। फिर मुझे NRHM जैसा बहुत महत्वपूर्ण विभाग कैबिनेट स्तर के रूप में दिया गया, मैंने उसमें भी अपने तन्मयता से काम किया। और आज भी मैं पार्टी के साधारण कार्यकर्ता के रूप में, आज मैं किसी पद में नहीं हूं, लेकिन साधारण कार्यकर्ता के रूप में कांग्रेस पार्टी के सेवक के रूप में काम कर रहा हूं। जैसा मुझे मेरे शीर्ष नेतृत्व द्वारा दिशा निर्देशन दिया जाएगा, मैं उस काम को करने के लिए तत्पर हूं, लेकिन अपनी आम आवाम के लिए, अपनी जनता के लिए, इस पर्वतीय जनपदों के प्रत्येक जनता के नागरिक के लिए, अंतिम छोर में बैठे उस व्यक्ति के लिए संघर्ष करना मेरा जीवन का मूल उद्देश्य है। और उस उद्देश्य से मैं कभी हट नहीं सकता, ना मैं कभी टूट सकता हूं। जैसे हरीश रावत जी कहते हैं, भाई हम तो पहाड़ के गंगलोड़े हैं। निश्चित तौर पे जितना घुराओगे उतनी तेजी से आगे बढ़ते हुए काम करेंगे। और मेरा यही मूल उद्देश्य है कि मैं अपनी जनता को कभी निराश नहीं कर सकता। उनके द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलते हुए संघर्ष करना, मेरे जीवन का अंतिम समय तक संघर्ष करना मेरा उद्देश्य है। और यहाँ की भलाई, युवाओं के रोजगार, और विशेष तौर पर मेरा एक मूल मुद्दा है नशा। आज पर्वतीय क्षेत्रों में जिस तरीके से नशा अपने पैर पसार रहा है, युवा नशे की चपेट में आते जा रहे हैं, नशे की चपेट में आ रहे हैं। सरकारों को, शासन को, प्रशासन को कड़े निर्देश बनाकर, कड़े नियम बनाकर उस नशे को रोकना भी होगा। कहीं पंजाब और हरियाणा के जैसे युवा, जहां खिलाड़ी देते थे, उतना अच्छा एग्रीकल्चर पंजाब और हरियाणा का होता था, वहां का युवा बर्बाद होने के कगार पे आ गया था। और तब जब से कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार बनी है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है नशा रोकने के लिए। ऐसे ही मैं त्रिवेंद्र सिंह जी से भी निवेदन करना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी, आज समय है, आज युवा आपकी ओर देख रहा है, उनको रोजगार के साथ साथ इस नशे से भी दूर करना आपका मूल उद्देश्य होना चाहिए, ताकि पर्वतीय जनपदों में, पर्वतीय क्षेत्रों में नशा अपने पैर ना पसार सके। यह भी हमारी मूल धारणा होनी चाहिए। अभी तक तो हमने प्रदेश की बात करी, अब जिले की बात कर लेते हैं। अल्मोड़ा विधानसभा का जब चुनाव हुआ था 2017 में, तब विकास के दम पे भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर अपना परचम लहराया था। आपको कितना विकास दिखा इन 3 सालों में, और क्या माननीय विधायक द्वारा कितने यहाँ पर विकास किया गया? देखिए, मैं वो चश्मा ढूंढ रहा हूँ जो विकास को हमें दिखाए। कई दिनों से मैं कई डॉक्टर्स के पास, कई विशेषज्ञों के पास जा चुका हूँ कि वो चश्मा बना दें, विकास का वो चश्मा जो है वो बनाए, ताकि मैं अपनी आंख का नंबर चेंज कर सकूं और देख सकूं कि कहां विकास हुआ है, पर्वतीय क्षेत्र के किस जनपद में, किस सुदूरवर्ती गांव में, जिसे MP जितने हमारे सांसद महोदय हैं, उन लोगों ने जो गांव गोद में लिए थे, क्या वो गांव वहां विकास हो गया? क्या आज सही तौर पे दूरसंचार की जो लाइनें आपने बिछाई थी, क्या वहां मोबाइल सेवाएं काम कर रही हैं? अरे हमारा युवा, आप कह रहे हैं ऑनलाइन पढ़ाई करेगा, आप मुझे बताइए, अल्मोड़ा में आप यहाँ बैठे हुए हैं, क्या यहीं सही आपका काम कर रहा है आपके इंटरनेट? आज जो स्थिति है, केवल हम जीवित हैं, यही हमारी उपलब्धि है इस पिछले 6 सालों में। और आने वाले, मुझे लगता है जो 10 साल का कार्यकाल केंद्र सरकार का और 5 साल का राज्य सरकार का होगा, आम जनता केवल ये
समझ के बहुत खुश हो जाएगी कि हाँ बस केवल हम जीवित हैं। विकास तो अब बहुत दूर की कड़ी हो गई है। विकास तो मारा गया है यहाँ पर, क्योंकि विकास पैदा ही नहीं हो पाया, वो विकास पैदा ही नहीं हो पाया। हाँ मैं भी कोशिश कर रहा हूँ वो चश्मे का नंबर, कहीं कोई डॉक्टर अगर स्पेशलिस्ट बैठा है तो अवश्य वो चश्मा बना के दे, हम उस विकास को देख पाएँ, यहाँ का आम आवाम उस विकास को देख पाए, यहाँ का युवा उस विकास को देख पाए, यहाँ का छात्र उस विकास को देख पाए। और मेरा एक और आपके माध्यम से कहना है, विकास मूल रूप से हर पार्टी के सिद्धांत में होना चाहिए। बिल्कुल। जब तक हम अपने क्षेत्र का विकास नहीं कर पाएंगे तब तक हम अपने क्षेत्र में किसी भी तरीके से कोई युवा को, कोई छात्र को, किसी महिला को आगे नहीं कर सकते, क्योंकि विकास हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। और आज इन दोनों सरकारों का केवल जीवित रहना ही अपनी उपलब्धि मानी जा सकती है। और जो जीवित हैं वो ये कहकर अवश्य ही जीवित रहेंगे कि साहब ये दोनों सरकारें थी, डबल इंजन की सरकार थी, इसलिए हम जीवित रह गए। आपने ऑनलाइन की बात करी, ऑनलाइन पढ़ाई की बात करी, लेकिन आजकल छात्र संघ अल्मोड़ा छात्र संघ के पदाधिकारी भी यहाँ पर मौजूद थे, धरना दे रहे थे कि अंतिम सेमेस्टर के पेपर ना हो। उस पर क्या कहना चाहेंगे? यूजीसी की गाइडलाइंस आ रही कि पेपर होंगे, कल नई गाइडलाइंस आई कि हर छात्र का ध्यान रखा जाएगा, दूरी बना के उनको बैठाया जाएगा परीक्षा भवन के अंदर। क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि दिल्ली और महाराष्ट्र ने तो मोदी जी को भेज दिया है, लेटर भेज दिया है कि हम परीक्षा नहीं कराने जा रहे हैं। आपका क्या कहना है कि अभी तक उत्तराखंड सरकार इतनी पीछे रही? क्या उनको उत्तराखंड के छात्र छात्राओं की कोई फिक्र नहीं है? देखिए मेरा मानना है, इस भारत में जी आज बड़ा अजीब सा दौर चल रहा है। सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट हमारा माना जाता है आईआईटी का। और आईआईटी ने अपने छात्रों की पूर्व की प्रगति को और उनके पुराने प्रदर्शन को देख के उन्हें प्रमोट कर दिया। बिल्कुल। आज यूजीसी, जिस तरीके से यूजीसी ने अपने छात्रों को आज बेवकूफ़ बनाने का काम किया है, ये अपने आप में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि इतनी बड़ी महामारी चल रही है, फिर भी यूजीसी अपनी अडिग रहा है कि पेपर कराए जाएंगे और सरकारें इस पर कुछ कदम नहीं ले पा रही है। देखिए यूजीसी सरकार के अधीन है, बिल्कुल केंद्र सरकार के अधीन है, मानव संसाधन मंत्रालय के अधीन है। मेरा मानना है, क्योंकि निशंक जी बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, मानव संसाधन मंत्रालय में बैठे हैं, उनको भी ठोस कदम उठाने चाहिए थे और अभी तक वो ठोस कदम नहीं उठा पाए हैं। न जाने क्या ये स्थिति आ रही है इस देश की कि जहां इजराइल जैसे देश ने, जहां बहुत कम पॉपुलेशन है, जैसे ही स्कूल खोले, पहले दिन स्कूल खोले तो वहां संख्या अचानक वृद्धि हो गई कोविड की। बिल्कुल। और आज हम तो विश्व में तीसरे नंबर पे आ गए हैं। हम कोरोना के इस वर्ल्ड कप को जीतने की स्थिति पे बढ़ रहे हैं। जब लॉकडाउन होना चाहिए था आज खुल गया है, जिस समय लॉकडाउन नहीं होना चाहिए था उस समय किया गया। ये सब चीज़ें अलग हैं, मैं उस विषय पे नहीं जाना चाहूँगा। लेकिन यूजीसी जिस तरीके से अपने छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, ये अपने आप में निंदनीय है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और खेदपूर्ण है। तो ये थे हमारे संग बिट्टू कर्नाटक जी, जिनका कहना था कि उत्तराखंड सरकार और केंद्र सरकार को जल्दी ही युवाओं के लिए कुछ करना चाहिए, कुछ स्कीमें लानी चाहिए। और बिट्टू कर्नाटक जी का ये भी कहना है कि वाकई में जो 2017 में यहाँ पर विधानसभा चुनाव के तहत भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा था विकास के तौर पर, आज तक वो विकास का चश्मा उन्हें मिला नहीं और उम्मीद करते हैं कि वो विकास जनता को सही मायनों में दिखे। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। फिर अगले हफ्ते किसी राजनीतिक हस्ती से हम आपको रूबरू कराएंगे। धन्यवाद।